हिंदुस्तान में संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये वो जगह है जहां हर बहस के बाद कोई नया कानून जन्म लेता है, जहां हर फैसले के पीछे करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को उसी संसद के दरवाजों पर गोलियां चलने वाली थी। उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। नेता अंदर मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे और दिल्ली अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में चल रही थी। तभी संसद भवन की तरफ एक सफेद एम्बेसडर कार बढ़ती है। कार पर सरकारी निशान लगे हुए थे, इसलिए किसी ने उसे रोकने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन उस गाड़ी के भीतर बैठे लोग देश चलाने नहीं बल्कि पूरे देश को दहशत दिखाने आए थे। अगले कुछ मिनटों में संसद भवन के बाहर ऐसा मंजर बनने वाला था जिसे हिंदुस्तान आज तक भूल नहीं पाया और ना शायद कभी भूल पाएगा। दरअसल उस सुबह दिल्ली की आबोहवा बिल्कुल सामान्य थी। संसद भवन की सीढ़ियों पर जवान अपनी ड्यूटी पे लगे हुए थे, नेताओं की गाड़ियां अंदर बाहर हो रही थी और देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत के भीतर लोकतंत्र अपनी रोजमर्रा की आवाज में सांस ले रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों बाद गोलियों की आवाज उस लोकतंत्र की दीवारों से टकराएंगी। 13 दिसंबर 2001 वो तारीख जिसने पूरे देश को टीवी स्क्रीन के सामने जमा कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान का दिल अचानक किसी ने बंदूक की नली पर रख दिया। संसद, जहां पर कानून बनते हैं, जहां देश की दिशा तय होती है, उसी संसद को निशाना बनाया गया। सुबह करीब 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर की तरफ बढ़ती है। कार पर गृह मंत्रालय और संसद का लोगो लगा हुआ था। नकली पहचान पत्रों और सरकारी स्टिकर की वजह से वो कार कई सुरक्षा घेरों को पार करती चली जाती है। उस वक्त संसद की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी, लेकिन अंदर अब भी 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, कई संसद अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी वहीं थे। अब किसी को अंदाजा नहीं था कि उस कार में बैठे लोग सांसद नहीं बल्कि मौत लेकर आए आतंकवादी थे। अचानक वो कार उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले की गाड़ी से टकराती है। टक्कर बहुत मामूली थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। कार के दरवाजे खुले और 5 हथियारबंद आतंकवादी बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी, ग्रेनेड थे, पिस्तौलें थी और शरीर पर बंधे कई विस्फोटक थे। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए गोलीबारी शुरू कर दी। अब संसद भवन के गेट नंबरों के पास गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। सुरक्षाकर्मी पहले कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या था, लेकिन फिर जवाबी फायरिंग शुरू होती है। उसी दौरान CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने आतंकवादियों को सबसे पहले देखा। उन्होंने खतरे को पहचानते ही अलार्म बजाया। वही अलार्म शायद संसद के भीतर मौजूद सैकड़ों लोगों की जान बचा गया। लेकिन आतंकवादियों ने कमलेश कुमारी को गोलियों से छलनी कर दी। वो वहीं शहीद हो जाती है। संसद भवन के गेट बंद किए जाने लगे ताकि आतंकी अंदर तक ना पहुंच पाए। जवान गोलियों की बौछारों के बीच अपनी जगह डटे रहे। एक आतंकवादी की आत्मघाती जैकेट उसके मारे जाने के बाद एकदम से फट जाती है और धमाके से पूरा परिसर कांप उठता है। हर तरफ धुआं, चीखें और गोलियों की आवाजें थी। दिल्ली पुलिस, संसद सुरक्षा सेवा और CRPF के जवान आतंकवादियों से भिड़ चुके थे। करीब आधे घंटे चली इस मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मार गिराए गए। लेकिन तब तक दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 कर्मचारी और एक माली अपनी जान गंवा चुके थे। कम से कम 17 लोग घायल हुए। टीवी चैनलों पर लगातार फ्लैश चल रहे थे कि संसद पर हमला हुआ है। पूरे देश में डर और गुस्से की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, यह हमला उस लोकतंत्र पर था जिस पर हिंदुस्तान खड़ा है। जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आती हैं। आतंकवादियों की पहचान की गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये 5 जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे और उनके नाम हमजा, हैदर उर्फ तोफेल, राणा, राजा और मोहम्मद बताए गए। अब ये हमजा वही है, हमजा बुरहान, जो अभी कुछ दिन पहले मरा और जिसके जनाजे पे पाकिस्तान में कई आतंकवादी दिखाई दी। अब कहानी पे वापस आते हैं। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि इनमें से एक आतंकवादी पहले इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 के अपहरण में भी शामिल रह चुका था। हमले के पीछे पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का नाम सामने आया।
भारतीय एजेंसियों के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया था। हालांकि लश्कर ए तैयबा ने इस हमले में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस को मिले सबूत, फोन रिकॉर्ड्स, विस्फोटकों की जांच और आतंकवादियों के संपर्क सूत्र एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे थे। संसद पर हमला सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं था, ये उस दौर के आतंकवाद का सबसे बड़ा संदेश था कि अब निशाना सिर्फ सीमाएं नहीं रह गई, बल्कि देश की आत्मा भी हो सकती है। हमले के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने राजधानी से लेकर कश्मीर तक छापेमारी शुरू कर दी। फोन कॉल्स खंगाले गए, आतंकवादियों के ठिकानों की तलाशी हुई और धीरे धीरे जांच की सुई कुछ नामों पर आकर टिकने लगी। इनमें सबसे चर्चित नाम था मोहम्मद अफजल गुरु। उसके साथ उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय के अरबी शिक्षक सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और शौकत की पत्नी अफसाना गुरु उर्फ नवजोत संधू को भी गिरफ्तार किया गया। कितनी कमाल की बात है ना, हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर, हमारे देश में नौकरी कर कर, वहाँ की सैलरी पाकर यही लोग हमारे देश के दिल पर हमला करते हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। खैर, जांच एजेंसियों का दावा था कि संसद हमले की साजिश रचने, आतंकवादियों को ठहराने, हथियार जुटाने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में इन लोगों की भूमिका थी। पुलिस के मुताबिक अफजल गुरु ने आतंकवादियों के लिए दिल्ली में ठिकाना, मोबाइल फोन और कार की व्यवस्था भी की थी। जांच में बरामद फोन रिकॉर्ड्स और जब्त किए गए सामान को अहम सबूत बताया गया था। 14 मई 2002 को जांच एजेंसियों ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अब मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए इसकी सुनवाई विशेष अदालत में हुई, जिसकी अध्यक्षता JJSN ढींगरा कर रहे थे। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने करीब 80 गवाह पेश किए और लगभग 300 दस्तावेज अदालत में रखे गए। अदालत में आतंकवाद, देशद्रोह, हत्या, आपराधिक साजिश और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसी धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। अब उस समय आतंकवाद निरोधक कानून यानी पोटा भी लागू था और उसी के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए। ट्रायल रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। अदालत ने अफजल गुरु, शौकत हुसैन और SAR गिलानी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। नवजोत संधू को ज्यादातर आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन एक आरोप में दोषी मानते हुए उसे 5 साल की सजा दी गई। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और वहां उसने बड़ा मोड़ ले लिया। हाई कोर्ट ने SAR गिलानी और नवजोत संधू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। गिलानी का बचाव मशहूर वकील राम जेठमलानी ने किया था। उन्होंने बाद में कहा था कि गिलानी का केस लड़ने की वजह से उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो गया था। जाहिर सी बात है, जो इंसान देश पे हमला करेगा या हमले की साजिश करेगा और उसका केस अगर राम जेठमलानी जैसे इतने बड़े वकील लेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन गिलानी के बरी होने के बाद संसद हमले की जांच पर सवाल भी उठे। कुछ लोगों का मानना था कि जांच में कई कड़ियां कमजोर थी, जबकि दूसरी तरफ शहीदों के परिवार और देश का बड़ा वर्ग चाहता था कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अफजल गुरु की फांसी को लेकर देश में लंबी बहस चली। उसकी दया याचिका राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के पास तक पहुंची। अफजल का परिवार दिल्ली में डेरा डाल दिया था और अपील करता रहा कि उसे फांसी ना हो। दूसरी तरफ शहीद कांस्टेबल कमलेश कुमारी के परिवार ने कहा था कि अगर दया याचिका स्वीकार हुई तो वो अपना अशोक चक्र लौटा देंगे। 13 दिसंबर 2006 को कई शहीद परिवारों ने अपने पदक सरकार को वापस लौटा दिए। 2006 में अफजल गुरु की फांसी तय की गई थी, लेकिन दया याचिका लंबित होने के कारण उसे रोक दिया गया। आखिरकार 3 फरवरी 2013 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी और 9 फरवरी 2013 की सुबह ठीक 8 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। उसके शव को जेल परिसर में ही धार्मिक रीति रिवाजों के साथ दफनाया गया। वहीं शौकत हुसैन को बाद में अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले रिहा कर दिया गया। अब इस पूरे केस में दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, ACP राजवीर सिंह और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा। कहा गया कि शुरुआती सबूत जुटाने में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन वक्त ने इनके साथ भी बड़ा अजीब खेल खेला।
दरअसल राजवीर सिंह बाद में एक प्रॉपर्टी विवाद में अपने ही दोस्त की गोली से मारे गए, जबकि मोहन चंद शर्मा 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हो गए। ये बड़ी अटपटी सी वारदातें थी। संसद हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं रहा, बल्कि यह भारत के न्यायिक, राजनीतिक और सुरक्षा तंत्र की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बन गया। संसद पर हुए इस हमले का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद पूरा दक्षिण एशिया युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया। भारत सरकार ने खुलकर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने बयान दिया कि जांच में मिले सुराग एक पड़ोसी देश की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसी दिन भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अशरफ जहांगीर काजी को औपचारिक पत्र भेजकर मांग की कि पाकिस्तान इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे, इनके नेताओं को गिरफ्तार करे और इनकी फंडिंग रोके। जवाब में पाकिस्तान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया। फिर शुरू हुआ 2001 से 2002 इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ। भारत ने कश्मीर और पंजाब की सीमाओं पर भारी सैन्य तैनाती शुरू कर दी। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन पराक्रम कहा गया, जो 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा था। लाखों सैनिक सीमा पर पहुंचा दिए थे। टैंक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान भी सीमा पर पहुंच चुके थे, वहां पे तैयार खड़े हुए थे। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि दुनिया को डर सताने लगा था कि कहीं दो परमाणु संपन्न देश युद्ध में न उतर जाए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने हस्तक्षेप कर हालात को संभालने की भी कोशिश की। संसद हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े किए। जिस संसद भवन को देश का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था, वहां आतंकवादी नकली स्टिकर और फर्जी पहचान पत्र के सहारे पहुंच जाते हैं। इसके बाद संसद और दूसरे सरकारी परिसरों की सुरक्षा पूरी तरह बदलती गई। नए बैरिकेड्स लगे, हाईटेक निगरानी सिस्टम लगाए गए, पहचान प्रक्रिया सख्त हो गई और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया गया। लेकिन इस हमले की सबसे गहरी चोट उन परिवारों ने महसूस की जिन्होंने अपने लोग खोए थे। कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव, जिन्होंने अलार्म बजाकर संसद के अंदर मौजूद नेताओं और कर्मचारियों की जान बचाई, देश भर में साहस की मिसाल बन गई। दिल्ली पुलिस के जवान, संसद सुरक्षा सेवा के कर्मचारी और वो माली जिनका नाम शायद टीवी डिबेट्स में कभी ज्यादा नहीं लिया गया, लेकिन जिन्होंने उस दिन अपनी जान देकर देश के लोकतंत्र को बचाया। संसद हमला आज भी भारतीय इतिहास की सबसे खौफनाक आतंकी घटनाओं में गिना जाता है, क्योंकि उस दिन आतंकवादियों का मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था, उनका मकसद था भारत को डराना, उसके लोकतंत्र को चुनौती देना और दुनिया को यह दिखाना कि आतंकवाद अब किसी भी दरवाजे तक पहुंच सकता है। लेकिन उस दिन संसद के गेट पर खड़े जवानों ने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि गोलियां लोकतंत्र की आवाज को खामोश नहीं कर सकती। 13 दिसंबर 2001 की वो सुबह आज भी भारत के इतिहास में दर्ज है, एक ऐसी सुबह के रूप में जब संसद की दीवारों पर गोलियों के निशान तो पड़े, लेकिन हिंदुस्तान झुका नहीं और ना ही कभी झुकेगा। ऐसी क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए फॉलो करें MATV न्यूज़।